देखिए, बिहार के अंदर सासाराम में जो कुछ हुआ, नालंदा में जो भी कुछ हुआ, ये राज्य सरकार की विफलता थी। हर साल सांप्रदायिक तनाव की स्थिति उन जगहों पर बनती है, तो जो प्रिकॉशन लेना चाहिए था राज्य सरकार ने प्रिकॉशन नहीं लिया। यदि पर्याप्त संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेस को वहाँ पर नियुक्त किया गया होता, फ्लैग मार्च किया गया होता, तो ये स्थिति नहीं बनती। इसलिए अच्छा है कि एमएचए ने इस प्रकार की एक एडवाइजरी जारी की है, क्योंकि इस बार देखा गया कि बंगाल में, बिहार में, कई अन्य राज्यों में और छुटपुट इस प्रकार की सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं घटी और राज्य सरकारें भी निश्चिंत थी। ये मानकर चले कुछ होगा नहीं, लेकिन समाज में तरह तरह के तत्व हैं और इसलिए रामनवमी के जुलूस पर जिस तरह से हमला हुआ, उसको देखते हुए अगर केंद्र ने और गृह मंत्रालय ने अगर कोई एडवाइजरी जारी की है, तो ये स्वागत योग्य कदम है और सभी राज्य सरकारों को सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि बहुत तरह की ताकतें हैं, बहुत तरह के लोग जो समाज में तनाव पैदा करना चाहते हैं। तो इसलिए स्वागत योग्य कदम है और एडवाइजरी के अनुरूप राज्यों को अपने अपने राज्य में प्रिकॉशनरी मेजर्स लेना चाहिए। Supreme Court in PIL filed by 14 opposition party led by कांग्रेस पार्टी, उनका कहना है कि सीबीआई ईडी जो मनमाना यूज कर रही है, जो जांच है वो फिर से चलाई जाए, एक नए सिरे से फ्रेश स्टार्टअप किया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इंटरटेन करने से ही मना कर दिया। देखिए, तो एक पॉलिटिकल स्टंट था ये, उनको भी मालूम था कि इंटरटेन नहीं हो सकता है। भाई, आपके पिटीशन में तथ्य क्या है? एक जनरल नेचर की बात कर रहे हैं, भी कोई स्पेसिफिक केस हो, किसको तंग किया गया, किसको परेशान किया गया, लेकिन आप अगर जनरल नेचर की एक बात कहें कि ऑपोजिशन के लोगों को तंग किया जा रहा, कोई प्रमाण नहीं, कोई सबूत नहीं, तो ठीक ही कहा कोर्ट ने भी कहा कि कोई स्पेसिफिक प्रमाण होना चाहिए ना। और जो राजनेता हैं, चाहे वो रूलिंग पार्टी के हों या ऑपोजिशन के हों, वो आम नागरिक से कोई अलग तो नहीं, उनसे ऊपर तो नहीं है कि उनके लिए अलग से कानून होगा। तो ये बहुत अच्छा हुआ कि इन लोगों की हेकड़ी जो है वो मिट गई। ये लोग जो 14 दल मिलकर गए थे सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार से फटकार लगाई है, इनके पिटीशन को रिजेक्ट किया है, तो ये दर्शाता है कि ये जो आरोप लगाते हैं ये केवल पॉलिटिकल स्टंटबाजी है। ये लोग ऐसा लोकतंत्र चाहते हैं जिसमें लूट की छूट मिल जाए, ऐसा लोकतंत्र चाहते हैं जिसमें विपक्ष के लोग अगर भ्रष्टाचार करें तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो। और ये जो ईडी और सीबीआई पर आरोप लगा रहे हैं, तो ईडी के तो आंकड़े आए हैं, ईडी का कन्विक्शन रेट कितना बढ़िया है, सीबीआई का कन्विक्शन रेट, ईडी का कन्विक्शन रेट 97%। तो इसलिए तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर और एक पब्लिसिटी के लिए इन लोगों ने पीआईएल दाखिल किया था। मुझे खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने सारी बातों को सुनने के बाद उसको खारिज कर दिया है, उसको स्वीकार नहीं किया है। मोदी सरकार ने को भी खत्म किया है। जो 3 जजों की जो बेंच है, उन्होंने भी यही बोला है कि आप नेता है तो क्या आपके लिए अलग कानून बनाया जाए। नहीं, यही कोर्ट ने कहा, जो मैंने देखा, अभी तो पूरा जजमेंट नहीं पढ़ पाया, लेकिन जो टीवी रेडियोज पर आया है उसमें यही कि भाई कोई स्पेसिफिक बात लेकर आइए ना। इस मामले में इस प्रकार का भेदभाव हुआ, एक जनरल नेचर की बात कर रहे हैं कि विपक्ष के साथ भेदभाव किया जा रहा है, उसमें कोई तथ्य नहीं, कोई प्रमाण नहीं। ये तो देखिए कि एक पॉलिटिकल स्टंटबाजी के लिए, पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए, अखबारों की सुर्खियों में बने रहने के लिए इस प्रकार का पीएल दाखिल किया गया था। और खुशी की बात है कि कोर्ट ने इसको एंटरटेन नहीं किया, कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया। लेकिन अभी जो कि वकील थे इसके, वो कह रहे हैं कि 2014 में एनडीए सरकार के सत्ता में आने के बाद सीबीआई और ईडी द्वारा दायर मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है, उसका उल्लेख भी किया उन्होंने। नहीं, वृद्धि हुई है ना दायर मामलों की संख्या में भी। करप्ट लोगों पर पहले कोई कार्रवाई नहीं होती थी। इनका तो नारा था कि तुम भी खाओ मैं भी खाऊं, मैं भी खाऊं तुम भी खाओ। और नरेंद्र मोदी का नारा है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। तो अगर करप्शन के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, जो लोग भ्रष्ट आचरण में या भ्रष्ट चीज़ों में अगर लिप्त हैं, उन पर घोटालों के आरोप हैं, आखिर कहाँ मनीष सिसोदिया को बेल मिला? क्यों सत्येंद्र जैन 1 साल से जेल के अंदर भीतर हैं? क्यों बंगाल के अंदर जो एक पार्थो चटर्जिया, जो एक उनके शिक्षा मंत्री थे, जिनके यहाँ करोड़ों रुपया मिला, जो टीवी ने दिखाया, तो क्या वैसे पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? तो इसलिए जिन लोगों ने वर्षों तक इस देश को लूटा, आज उन पर कार्रवाई हो रही, तो हाई तबाह मचा रहे हैं। और कोर्ट में भी इसीलिए गए थे, लेकिन कोर्ट ने भी उनको कोई राहत देने का काम नहीं किया। बिहार दंगों को सीएम तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि दंगे पूरे तरीके से प्री प्लान थे। मैं सीएम और डीजीपी से मिला हूं, उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं, जो लोग भी इसमें शामिल होगा बख्शा नहीं जाएगा। नहीं, ये तो देखिए, वो तो सही करें कि प्री प्लान था, लेकिन किनके द्वारा प्री प्लान था?
जिन लोगों ने राम भक्तों पर हमला किया वो प्री प्लान था। जिन लोगों ने घरों की छतों पर से राम भक्तों पर पत्थर चलाया, जिन लोगों ने बिहार शरीफ के अंदर एक नौजवान की हत्या कर दी, ये प्री प्लान था। और आखिर सरकार क्या कर रही थी? और प्री प्लान ये भी था कि ये अमित शाह सासाराम न जा सकें, सम्राट अशोक की जयंती न मना सके, उनको कार्यक्रम रद्द करना पड़े। ये तो सारा प्री प्लान था ही। इसलिए तो हम लोग मांग कर रहे हैं कि जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। इन सारे मामलों की जांच जुडिशियल इंक्वायरी करे। ये अपने कारिंदों से जांच करवाएंगे और हम पर आरोप लगा देंगे। इनकी जांच का महत्व क्या है? इन्होंने तो जांच के पहले सर्टिफिकेट दे दिया कि जो विपक्ष है और हम पर आरोप लगा रहे हैं कि हम लोग इसमें साजिश हैं, हम लोग की साजिश थी। ये साजिश करने वाले लोगों को तो आप प्रश्रय दे रहे थे। आपने पैरामिलिट्री फोर्स क्यों नहीं लगाया? आपने फ्लैग मार्च क्यों नहीं करवाया? आपने कर्फ्यू क्यों नहीं लगवाया? तो हम तो मांग करते हैं कि न्यायिक जांच आयोग गठित किया जाए रिटायर्ड हाईकोर्ट के जज की अध्यक्षता में, ताकि सरकार की विफलता का भी उजागर हो सके, कहाँ कहाँ सरकार विफल रही है और कौन लोग थे जिन्होंने राम भक्तों के जुलूस पर पथराव किया, हमला किया, उसका भी खुलासा हो सके। जो गुलाम बदल गए हैं। 6 दशकों तक कांग्रेस में सेवा देने वाले अब पूर्व कांग्रेस के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कह रहे बहुत ही मेहनती है। नहीं, देखिए, जो उन्होंने कहा वो तो कोई गलत नहीं कहा। जो नरेंद्र मोदी 24/7 काम करते हैं, आज से एक दिन की छुट्टी नहीं ली, पिछले 21 वर्षों से दिन रात केवल गरीबों और जनता की सेवा में लगे हुए हैं। तो जो सही बात है वही गुलाम नबी आज़ाद साहब ने कहा है। तो इसलिए उन्होंने जो कहा है, वास्तव में देखिए, पक्ष में या विपक्ष में अगर किसी की अच्छाई है तो उसकी जरूर प्रशंसा होनी चाहिए। विपक्ष का मतलब ये कदापि नहीं होता है कि आप हर चीज़ में विरोध कीजिए, हर चीज़ में आलोचना कीजिए, और अच्छी चीज़ भी हो तो भी आप उसकी आलोचना करेंगे। लेकिन उन्होंने ये भी बोला है, उनसे सवाल किया गया कि गुलाम नबी आज़ाद के लिए बीजेपी और मोदी अनटचेबल है, तो उन्होंने संकेत दिया है कि शायद नहीं, अलायंस भी हो सकता है। उन्होंने बोला है आज के दौर में कुछ भी अनटचेबल नहीं है। नहीं, देखिए, राजनीति में कोई अनटचेबल नहीं होता है, और गुलाम नबी आज़ाद ने अगर ये बात कही है तो हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन देखिए, मुझे कश्मीर की राजनीति का बहुत ज्ञान नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। लेकिन गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस के उन नेताओं में से थे जिन्होंने कभी भी राहुल गांधी और सोनिया गांधी के आधिपत्य को स्वीकार नहीं किया, परिवारवाद के जो हमेशा खिलाफ में रहे, और इसी कारण से वो कांग्रेस से निकलकर आज बाहर आए हैं। तो इसलिए अच्छी बात है कि विपक्ष में रहते हुए भी अगर प्रधानमंत्री के अच्छे गुणों की वो तारीफ कर रहे हैं, ये तो स्वागत योग्य कदम है। लेकिन जयराम रमेश कांग्रेस के नेता हैं, वो कह रहे हैं गुलाम नबी आज़ाद और ज्योतिरादित्य सिंधिया दोनों ही कांग्रेस सिस्टम और पार्टी नेतृत्व में बड़े लाभ भोगी रहे हैं, खूब लाभ मिला उन्हें। गुजरते दिन के साथ अब वो प्रमाण दे रहे हैं कि वो योग्य नहीं थे, वे अपना असली चरित्र दिखा रहे हैं और जो लंबे समय तक उन्होंने छुपा के रखा हुआ था। नहीं, देखिए, ये सब फालतू की बातें, इन बातों का कोई मतलब नहीं है, और इस तरह की लुंज पुंज बातों को बोलना, इस सब का कोई आधार नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, और ऐसे वक्तव्यों पर कोई टिप्पणी करना भी मुझे नहीं लगता है कि और बहुत उचित होगा। जो